हाँ दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा है। सऊदी अरबिया के इतिहास की पहली शराब की दुकान खुल चुकी है। थोड़ा और अदब के साथ बोलूं, तहजीब याफ्ता अल्फाजों में बोलूं तो आप ये सुनिए कि फर्स्ट स्टोर सऊदी हिस्ट्री में ओपन हो चुका है फॉर अल्कोहल। अलग अलग रिपोर्ट्स जो दावा कर रही हैं उसके मुताबिक ये जो स्टोर होगा ये दरअसल हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि अभी सिर्फ नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए है। मतलब जो खरीदेंगे वो एक तो नॉन मुस्लिम होंगे, गैर मुस्लिम होंगे, साथ ही साथ डिप्लोमेट्स होंगे, आम लोग नहीं होंगे। अब डिप्लोमेट्स आप लोग जानते होंगे कौन होते हैं। ये अलग अलग देशों की जो गवर्नमेंट होती है उनकी अथॉरिटी के ही लोग होते हैं जो दूसरे देशों में गवर्नमेंट के कामकाज के लिए मौजूद होते हैं। अब ये स्टोर खुला भी ऐसी जगह पर है जहाँ पर सिर्फ डिप्लोमेट्स वगैरह ही रहते हैं। अब आगे चलकर जो नॉन मुस्लिम आम लोग हैं उनके लिए भी इस स्टोर का एक्सेस होगा या नहीं होगा ये अभी नहीं बताया गया है। साथ ही साथ ये खबर भी बताई गई है कि ये जो डिप्लोमेट्स यहाँ से लेंगे शराब वगैरह, इनके लिए भी ज़रूरी होगा ये पहले मोबाइल के ज़रिए से रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फिर वहाँ की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है सऊदी अरबिया की, वो कोई कोड वगैरह भेजेगी, मतलब एक तरीके से अप्रूवल देगी, उसके बाद ही ये लोग ख़रीद सकेंगे। तो कुल मिलाकर ये है खबर, सऊदी अरबिया के इतिहास में पहली बार इस तरह का स्टोर खुल रहा है अल्कोहल के लिए। इसके अलावा एक खबर OIC से भी जुड़ी हुई है। ये एक मुस्लिम देशों का ग्रुप है, आपको पता होगा दुनिया में UN के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। इसने जो इंडिया में राम मंदिर का पूरा एक इवेंट हुआ है 22 जनवरी को, उसको लेकर टिप्पणी की है, उसकी निंदा की है। 23 जनवरी को इसने अपना बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि हमने देखा ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है और ये गलत हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि जहाँ पर ये मंदिर वगैरह बनाया गया है वहाँ पिछली 5 सदियों से मस्जिद मौजूद थी। OIC ने निंदा की है। इसके अलावा आप चलते हैं टर्की की तरफ। टर्की भी पिछले 2-3 दिन से लगातार चर्चाओं में है क्योंकि इसने स्वीडन को अप्रूवल दे दिया है नेटो में एंट्री का। आपको पता होगा लंबे वक्त से स्वीडन नेटो में एंट्री लेना चाह रहा था डर की वजह से रशिया के, लेकिन एंट्री नहीं मिल पा रही थी क्योंकि टर्की बीच में दीवार बनकर खड़ा था। टर्की के अपने अलग अलग इशू थे, कुछ तो पर्सनल इशू थे, बाद में कुरान वगैरह जलाने का मैटर हुआ तो फिर उसके अलग इशू भी हो गए थे क्योंकि दुनिया भर में वो अपनी एक इस्लामिक लीडर वाली छवि बनाकर रखना चाहता है, तो इसलिए उसने उस बात को भी मुद्दे पर ले लिया था। लेकिन वो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर लिया था, क्योंकि अगर उस चीज़ को भी मुद्दे पर लिया होता तो आज भी ये लोग अप्रूवल नहीं दे रहे होते। मगर आज दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनके पर्सनल जो इश्यूज़ थे वो सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन अभी भी जिस तरह की न्यूज़ दिखाई जा रही है कि स्वीडन नेटो का हिस्सा बन जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है। अभी वो ऑफिशियली नहीं बना है और जल्दी बनने भी नहीं जा रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी सिर्फ टर्की की पार्लियामेंट ने ही रेजोल्यूशन पास किया है, अभी सिग्नेचर होना बाकी है। और सिग्नेचर किसके होंगे? टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के। अब आप लोग कहेंगे कि जब पार्लियामेंट ने पास कर दिया है तो पार्लियामेंट भी तो रजब तैयब अर्दोगानी साहब की है ना, तो वो भी साइन कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे, लेकिन यहाँ पर एक मैटर फंसा हुआ है। मैटर ये फंसा हुआ है कि लंबे वक्त से स्वीडन के जरिए से अमेरिका से टर्की ये डील कर रहा था कि तुम हमें F-16 दो, उनके जो लड़ाकू विमान है खतरनाक वाले का, हमें तुम F-16 दो। लेकिन अमेरिका की जो कांग्रेस वगैरह है, जो वहाँ के पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, वो देना नहीं चाह रहे थे। देना इसीलिए नहीं चाह रहे थे, उनके मुताबिक ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो दोनों तरफ से बैटिंग करता है। मतलब कि टर्की रशिया की तरफ से भी बैटिंग कर लेता है, यूक्रेन की तरफ से भी बैटिंग कर लेता है, यूरोप की तरफ से भी बैटिंग कर लेता है, दूसरे मैटर को अगर देखा जाए, और बाकी मुस्लिम दुनिया की तरफ से भी बैटिंग कर लेता है। तो कुल मिलाकर ये जिधर जब कंडीशन को जैसा देखता है उस तरफ से बात कर लेता है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जब ये पूरी तरीके से हमारी पार्टी में नहीं है, हमेशा हमारा साथ नहीं देता है और दूसरी साइड में चला जाता है हमारी ऑपोजिट वाली में, तो इसे वैसे भी नहीं देना चाहिए F-16। लेकिन उसने कह दिया था कि अगर F-16 नहीं मिलेगा तो नेटो में एंट्री नहीं मिलेगी स्वीडन को। तो जो बाइडन हैं वो इस बात को लेकर मान गए थे। वो कह रहे थे कि भाई नेटो में एंट्री दो, हम तुम्हें F-16 दिलवा देंगे। लेकिन बात आ गई थी ट्रस्ट वाली। वो कह रहे थे नहीं पहले तुम करो, वो कह रहे थे पहले तुम करो। अब मैटर ये हुआ है कि माना जा रहा है कि पार्लियामेंट ने जब रेजोल्यूशन पास किया है तो शायद अब जो बाइडन की तरफ से F-16 भी दे दिया जाएगा और उसके बाद सिग्नेचर भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह बात भी जान लेना ज़रूरी है कि सिर्फ टर्की का ही मामला फंसा हुआ नहीं है, बल्कि स्वीडन के लिए जो एक रोड़ा बना हुआ है वो हंगरी देश भी है। हालांकि हंगरी के मैटर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो भी टेबल पर बुला रहा है स्वीडन को, और हो सकता है टर्की की तरह वो भी कुछ बार्गेनिंग वगैरह, मतलब सौदा वगैरह करने की कोशिश कर रहा हो, तो वहाँ से भी अप्रूवल मिल ही जाएगा और उसके बाद कहीं जाकर उसको एंट्री मिलेगी नेटो के अंदर। बाकी दोस्तों, रशिया से जुड़ी हुई भी एक बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि एक विमान, एक हवाई जहाज़ के जो लगभग 65 से 70 लोगों को लेकर जा रहा था यूक्रेन की तरफ रशिया से, वो क्रैश हो गया और जितने भी लोग थे सबकी मौत हो गई।
जैसा कि हम देखते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर में भी आप बार बार सुनते होंगे प्रिजनर्स, हॉस्टेजेस, मतलब जो बंधक बने हुए लोग हैं दोनों तरफ के। एक तरफ उसने जेल में बंद कर रखा है फिलिस्तीनी लोगों को, दूसरी तरफ वो कैदी बना कर ले गए ताकि डील वगैरह कर सकें। तो ऐसा ही मामला हर जंग में होता आया है और आज भी होता है। रशिया यूक्रेन जंग में भी हो रहा है, दोनों तरफ दोनों के बंदी मौजूद होंगे। तो अब उनकी कोई डील हुई होगी, उस डील के तहत रशिया ने 65 उनके जो कैदी थे यूक्रेन के जो उसके पास मौजूद थे, वो किसी डील के तहत यूक्रेन की तरफ भेजे थे उसी हवाई जहाज के जरिए से। 65 कैदी मौजूद थे जो यूक्रेन के थे और रशिया के पास अभी तक मौजूद हुआ करते थे। उसके अलावा उसमें लगभग 9 या 8 के करीब रशिया के खुद के लोग भी थे जो स्टाफ वगैरह से जुड़े हुए होंगे। उसमें कुछ पायलट होंगे, कुछ क्रू मेंबर वगैरह जो दूसरे होंगे, वो सारे टोटल मिलाकर लगभग 74-75 के करीब लोग उसमें मौजूद थे। और उन सब की ही मौत हो गई प्लेन के क्रैश होने की वजह से। रशिया की तरफ से साफ तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन के बारे में रशिया ने कहा है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, यूक्रेन ने जानबूझकर इसको गिराया है, इस जहाज़ को क्रैश करवाया है, ताकि ये सारे आम लोगों की मौत की जो जिम्मेदारी है, जो इल्ज़ाम है, वो रशिया के ऊपर लगाया जा सके और रशिया को पूरी दुनिया में एक विलन बनाकर पेश किया जा सके कि देखिए आप लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी तरफ हमदर्दी रखते हैं, ये तो आम लोगों का कातिल है, ये तो ऐसी हरकतें करता है। तो रशिया की तरफ से अभी ये इल्ज़ाम लगाया गया है। बाकी यूक्रेन की तरफ से अभी कोई खास रिस्पॉन्स मुझे दिखाई नहीं दिया था। जो आगे डेवलपमेंट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ऐड कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर वाकई इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर भी करें, और इसी तरह की वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें।